विवाह, शादी, मैरिज। आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमने पहले 3 इसमें देखा कि भगवान कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, समाज में और समाज का और परिवार का राजकीय दृष्टिकोण से क्या फ़ायदा है। आज हम देखेंगे कि धार्मिक अनुष्ठानों में और पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों में शादी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसे इस चीज़ के साथ कंपेयर कीजिए। शादी के मेन 3 रीज़न है जिसके लिए धर्म आपको फोर्स करता है कि आप शादी करें। पहला, आपने घर को एक उत्तराधिकारी दें। दूसरा, आप अपने बुढ़ापे में अकेले ना रहें, आपके साथ कोई हो जो आपके सुख और दुख बांटे। और तीसरा, आपके दैनंदिन जीवन के सांसारिक बोझ को कोई हल्का कर सके। आपने कभी बैलगाड़ी एक चक्के की देखी है या रथ एक चक्के का देखा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमेशा संसार रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहिए ज़रूरी होते हैं, और ये दो पहिए और किसी और से नहीं बल्कि पति और पत्नी से जन्म लेते हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, पीछे सूर्यदेव उगम पा रहे हैं, और मैं आज का वीडियो शादी क्यों ज़रूरी है इस पे बात कर रहा हूँ। हिंदुइज्म में शादी की अलग अलग प्रथाएं हैं। जहाँ इस्लाम में शादी एक करारनामा है जो निभाया जाने के बाद तोड़ा जा सकता है, तलाक दिया जा सकता है। लेकिन जैसे आज हम देखते हैं, समाज ने उसे अपने हिसाब से बदल दिया है। और उसी वजह से इस्लामिक तलाक, जो एक तरह से स्वतंत्रता थी उस रिश्ते की, वो नष्ट हो गई। और हिंदुइज्म में शादी ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। हिंदुइज्म में तलाक अलाउड नहीं है। हिंदुइज्म में शादी के भी 7 प्रकार बताए गए हैं: गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, क्षत्रिय विवाह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लव मैरिज की कंसेप्ट गंधर्व विवाह में मिलती है, जो स्वयं माता सती और शिव ने किया था। इस विवाह संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस पति और पत्नी को ये मान लेना होता है कि वो अब और इसी समय से पति पत्नी हैं। ये उन दोनों की आपसी रजामंदी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके गंधर्व विवाह माना जाता है। दूसरा विवाह होता है ब्रह्म विवाह, जो देव ब्राह्मण के साथ परिवार के सामने अग्नि के सामने सप्तपदी लेते हुए किया जाता है। ये ब्रह्म विवाह है। क्षत्रिय विवाह तो सबको पता है, भगा के ले जाना। अगर स्त्री को और आपको प्रेम हो और किसी कारणवश स्त्री के घर वाले मान नहीं रहे हो, तो उसे भगा के ले जाना क्षत्रिय विवाह माना जाता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने किया, जिस तरह से सुभद्रा ने अर्जुन का किया। अब बाकी के विवाह पद्धति के बारे में समझाने जाऊँ तो ये वीडियो आधा घंटा जितना बढ़ जाएगा। सिंपल से समझिए कि 3 मुद्दे जो मैंने बताए: परिवार उत्पन्न करना, आप अकेले ना रहना, और संसार का भार किसी एक के ऊपर ना आना। ये 3 उद्देश्य ही संसार यानी शादी के लिए ज़रूरी होते हैं। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है पता है आपको? एक पुरुष से ज़्यादा एक स्त्री का। क्योंकि भगवान ने स्त्री को जिम्मेदारी दी थी घर संभालने की, घर बचाने की, और घर वालों को उनके मनस्थिति को संभालने की। कभी आपने सोचा है कि स्त्री सीता बन सकती है, स्त्री राधा बन सकती है, स्त्री रुक्मिणी बन सकती है, स्त्री पार्वती बन सकती है, सती बन सकती है, लेकिन स्त्री कभी बुद्ध नहीं बन सकती, स्त्री कभी संत नहीं बन सकती, स्त्री
कभी भी स्वतंत्र विचारशील व्यक्तित्व नहीं बन सकती। एक्सेप्शनल है, बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति में बहुत से ऐसी स्त्रियों का जिक्र आता है जो अपने आप में विचारधाराओं को, दर्शन शास्त्र को प्रदर्शित करते हैं। गार्गी है, लोपामुद्रा है, एक्सेट्रा है। लेकिन एक तर्क से देखा जाए तो बुद्ध क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि समाज स्त्री की बुद्ध की तरह रात में बीवी बच्चों को अकेले छोड़ के सत्य की तलाश में नहीं निकल सकती, क्योंकि वही समाज उस सत्य को तलाशने के बाद जो वापस आ गई तो उसके चरित्र के ऊपर दाग लगाएगा। स्त्री जन्म से ही जिम्मेदारी का पद है। उसकी जिम्मेदारी है अपने परिवार की इज्जत रखना, जन्म से लेके शादी होने तक अपने पिता के घर की इज्जत, और शादी होने के बाद से मृत्यु तक अपने पति, अपने ससुराल की इज्जत। बहुत से लोगों को ये प्रिविलेज लगता है और बहुत से लोगों को ये बंदिशें लगती हैं, लेकिन फ़र्क है। भगवान ने स्त्री को बनाया है, बहुत सोच विचार से बनाया। साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री एक आदमी से 4 गुना ज़्यादा मैच्योर होती है। एक स्त्री एक पुरुष से 4 गुना अधिक कार्यशील होती है। इसलिए देख लेना, हमेशा कहा जाता है ईंट और पत्थर से मकान बनता है, उसे घर एक स्त्री बनाती है। बच्चों को संस्कार देना, एक अच्छी नींव रखना, ये काम स्त्री करती है। जिसे अपनी स्त्री, अपनी पत्नी समझ में आई, वो व्यक्ति अपने आप में बहुत महान बन जाता है। बस समझने की देर है। मुझे किसी ने तो भी कहा था कि समाज इतना दोगला हो चुका है कि ये समाज जो राधा रानी की पूजा करता है, अगर वही राधा रानी की विचारधारा और वही राधा रानी इनके घर में पैदा हो जाए तो ये उसे मारने दौड़ेंगे। That's the thing and hypocrisy of the society. लेकिन हमारा टॉपिक था शादी और उसका महत्व। शादी कब करनी चाहिए? हिंदुइज्म में शादी की एक आयु बताई है। पुरुषों के लिए स्त्रियों के लिए 14 साल और पुरुषों के लिए 21 साल या 20 साल। आप पूछोगे कि भाई ये तो बाल विवाह हुआ। नहीं, एक बहुत डीप कंसेप्ट थी इसके पीछे। हमेशा से देखा जाए ना तो आपको देखा होगा कि पुरुषों की एज स्त्री से ज़्यादा रखी जाती है शादियों में। क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल को बैलेंस करने के लिए एक पुरुष जो 2 या 3 सालों के बाद मैच्योर होता है अपनी शादी के, लेकिन वो स्त्री उससे पहले मैच्योर हो जाती है। तो विचाराओं में तफावत ना हो, इसलिए उस उम्र को देख के शादी की जाती है। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। Age was just not a number, it was a deep psychological study. Why the philosopher, why the religious people want to have a marriage with in the different age groups of peoples. 14 साल से 21 साल का व्यक्ति, प्रथम तो बाल विवाह की प्रथा को हम पूरी तरह से गलत मान नहीं सकते। बाल विवाह प्रथा उत्तम थी एक हिसाब से देखा जाए तो। आप पूछोगे कैसे उत्तम थी? तो नॉर्मली देखा जाए, हम जिस जनरेशन में हैं उस जनरेशन में शादी कभी कभी 25 से लेके 30 साल 35 साल तक होती है। अब प्रॉब्लम ये है, एक तो तुम्हारे लाइफ में फैमिली प्लानिंग बचती नहीं है। मेरे मम्मी पापा का एग्जांपल दूँ तो मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई थी जब मेरी मम्मी 21 की थी और पापा 22 के, और 30 तक यानी मेरी एज में मैं उनकी गोद में खेल रहा था। उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये हुआ कि आज मेरे पापा की एज
49 या 48 होगी, मम्मी की 45 और मैं 23 साल रनिंग का हूँ। तो मैं उन्हें फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकता हूँ। उनके रिटायर होने से ठीक 10 साल पहले मैं उनके मदद के लिए आ गया। अब ये जो 10 साल का पीरियड है ना, ये हमारी फैमिली का ग्रोइंग पीरियड है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम 2 पुरुष काम कर रहे हैं। ये रीज़न था जल्दी शादी करने का। दूसरा, एक एज होती है जिसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते किसी को। ये दिमाग मैच्योर हो जाता है, ये किसी की सुनता नहीं है, हम हमारी चलाते हैं। लेकिन जब एक पार्टनर उस एज में आए जिस एज में आप खुद सीख रहे हो, जब मटका कच्चा हो, तो हम अपने आप को उस पार्टनर के हिसाब से ढाल देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ कि छत्रपति संभाजी महाराज, जो बहुत ज़्यादा गुस्सेल और तापित स्वभाव के माने जाते हैं, जो इतिहास में भी लिखा हुआ है, उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत अच्छे से संभाला। राजमाता जिजाऊ ने जब उनसे सईबाई रानी साहब से उनकी शादी हो रही थी, तभी सईबाई रानी साहब को बता दिया था कि संभाल के, आग संभाल रही हो आप, आपके झोली में या आपके पदर में या आपके चोली में आग डाल रही हूँ मैं। तो उन्होंने उस चीज़ को संभाला, उन्होंने अपने पार्टनर को बड़े अच्छे से संभाला, क्योंकि वो बचपन से साथ में थी ना। पहली बात तो शादी एक अलग कंसेप्ट है और बच्चे पैदा करना एक अलग कंसेप्ट है, तो ये दिमाग से हटा दीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो सीता माता की शादी 14 साल की हो गई उम्र में हुई थी, लेकिन उनको बच्चे 31 साल की एज में हुए थे। एक ओपन देखो ना कि मतलब सोसाइटी हमें बच्चे कब फोर्स करने हैं, इसके लिए नहीं हमें शादी करनी। शादी इज़ द थिंग कि हमें क्या चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि विश्वास से जन्मती है दोस्ती, दोस्ती से जन्मता है प्रेम, और प्रेम से जन्मता है सहवास। तो वही सिस्टम है, बच्चे होते हैं तो दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और हम एक दूसरे के गलतियों को, एक दूसरे की अच्छाई को, बुराइयों को स्वीकार करते हैं, और यही चीज़ उस शादी को मजबूत बनाते हैं। अब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाल ही में एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 25% ऑफ इंडियन यूथ डोंट वांट टू बी मैरिड। प्रॉब्लम ये है कि उनके सामने जो मैरिज कल्चर आज के टाइम पे है ना, ये इतना गंदा हो चुका है कि उन्हें हम दोष ही नहीं दे सकते। लोगों को दहेज के लिए लड़कियों को मारने में शर्म नहीं है। लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़का चाहिए, घर का इकलौता होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए, अच्छा कमाई होनी चाहिए, लेकिन पापा की परी काम नहीं करना चाहती। लोगों की अपेक्षाओं को ना रोका नहीं जा सकता। कहते हैं मनुष्य अपेक्षा इस खुले आसमान की तरह है जो अनंत है। एक बार आकाश की ऊंचाई नापी जा सकती है, समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, सितारे गिने जा सकते हैं, परंतु मनुष्य की आकांक्षाओं को रोक नहीं लगाई जा सकती। शादी करिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ करिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपको समझ सके। शादी एक अलग कंसेप्ट है जिसे हम कोई आसानी से नहीं समझ सकते, उसके लिए मन से आनी चाहिए, मन से। मैं शादी के इतना सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, और उस दुनिया में देखा है मैंने कि मुझ जैसे लोग को कोई पसंद नहीं करता। आई एम नॉट अ बॉयफ्रेंड मटेरियल, आई एम अ हस्बैंड मटेरियल। ऐसी बहुत सी सजेशन मुझे मेरी फीमेल फ्रेंड से मिली हुई है। लड़कियां कभी भी एक अच्छे लड़के से प्रेम नहीं कर सकती, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। और पुरुष भी लड़कियों को केवल एक सेक्सुअल मशीन
समझ के आगे नहीं बढ़ सकते। स्त्रियों के लिए आदमी एक पैसे बनाने का एटीएम है और पुरुषों के लिए स्त्री सेक्सुअल मटेरियल। हम दोनों ने एक दूसरे को भौतिक सुखों के साथ बांध के रखा है, इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। पुरुष भूल जाए कि एक स्त्री सेक्सुअल मटेरियल से ज़्यादा एक पूर्णतम ब्रह्मांड को संचाने वाली, नवजीवन को प्रदान करने वाली माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है और तुम्हारे घर को संभालने वाली गृह शोभा भी है। तो अपने आप करुणा जाग जाती है और स्त्री जब समझ जाती है कि उसका पति उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि उसका परिवार संभालने के लिए आपके साथ है, तो स्त्री का अहंकार अपने आप शुरू हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस औरतें शादी के बाद सुधर जाती है, कभी कभी बिगड़ भी जाती है। अब मुझे किस्सा याद नहीं आ रहा। हाँ, बहुत सुंदर लाइन थी कि इंटर मैरिजल अफेयर का किस्सा था आई थिंक। तो अगर शादी के बाद दोनों में से कोई एक धोखा दे तो पति पूछता है बीवी को कि तुम उसके साथ सोई थी, और बीवी पति से पूछती हो कि क्या तुम्हें उससे प्रेम है। दोनों वाक्य में बहुत गहरा अर्थ छुपा है, समझ सके तो समझो। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सोल एंड स्टोरी इज़ द ह्यूमन डायरी। तो आप अपनी कहानी बताने के लिए हिचकिचाएंगे मत, मैं सुनूंगा, कुछ हो ना हो आपके साथ सुनूंगा।